और रोंगटे खड़े कर देने वाला। अगर बात करें इंस्पायरेशन की, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जुनून पैदा करने वाला एक कैरेक्टर, ऐसा एक कैरेक्टर जिसने ये सिद्धांत दिया कि कभी नहीं झुकना है और असत्य के खिलाफ हमको लड़ना होगा, और वो लड़ना इस हमारे युवा वर्ग को सिखाया। तो शहीद भगत सिंह जी की अगर हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ मित्र, वह हुआ है आपका 28 सितंबर 1907। पहले बेसिक जानकारी जान लीजिए इनकी, ठीक है। 28 सितंबर 1907। शहीदी इनकी हुई है 23 मार्च 1931। जन्म स्थान था इनका बंगा लायलपुर पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। बताएंगे कितने साल के रहे होंगे ये, कितने साल के रहे होंगे इस समय पर? आप कहेंगे 12 साल के। स्कूल जाते भगत सिंह स्कूल छोड़ करके जलियांवाला बाग की मिट्टी देखने जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस जलियांवाला के बारे में मैंने सुना है, 12 साल का एक बच्चा सोच रहा है, आप सोचना 12 साल के बच्चे का क्या माइंड सेट होता है। 12 साल का एक बच्चा कह रहा है कि मेरे देश की वह भूमि जो मेरे पंजाब में स्थित है, मैं वहां जाके उसको देखना चाहता हूं। और एक सीसी में वह मिट्टी भर के लेके आए और बोले, जब जब भी मुझे लगेगा कि मुझ में उत्साह की कमी है, इस मिट्टी को मैं अपने मस्तक से लगाऊंगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, बचपन से ही उनके अंदर जो राष्ट्र भक्ति थी, जो देशभक्ति थी, वो कूट कूट के भरी हुई थी। एक बार इनके पिताजी जो अपने मित्र के साथ टहल रहे थे, हम सभी ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि भगत सिंह इस तरह से लकड़ियों को गाड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था, भगत सिंह ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा था, मैं बंदूकें बो रहा हूं और ये बंदूकें एक दिन आजादी की लड़ाई में काम आएंगी। आजादी की लड़ाई में बंदूक एक दिन काम आएंगी। कहने का मतलब है राष्ट्रभक्ति बहुत थी। ये घटनाएं उनके सामने हुई जिन्होंने उनका जीवन परिवर्तित किया है। रौलट एक्ट, काना कानून, इसी की वजह से जलियांवाला बाग हुआ। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था रौलट एक्ट एक, ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका। पंजाब में 1905 और 1906 में अजीत सिंह जो चाचा थे इनके, कौन है ये? भगत सिंह जी के चाचा थे। इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पगड़ी संभाल और जेटा आंदोलन चलाया था। यानी भगत सिंह के जन्म से पहले भी उनके जो परिवारजन थे वो क्रांतिकारी थे। यानी क्रांतिकारी भावना उनके अंदर मित्र, आप समझ सकते हैं, वो जन्म से थी, वो जन्म से थी, ठीक है। तो हुआ क्या दरअसल में, ये तो बेसिक जानकारी हुई, आगे जानेंगे। तो रौलट एक्ट हो जाता है। रौलट एक्ट हुआ। रौलट एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो भीड़ है वो जलियांवाला बाग पहुंची। जलियांवाला बाग जब भीड़ पहुंच गई तो दो अधिकारी थे। एक तो माइकल ओडायर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पूरे पंजाब का। किसका? पूरे पंजाब का। और भीड़ को रोकने के आदेश इसने दे दिए कि जलियांवाला जो भीड़ जा रही है उसको रोक दिया जाए, ठीक है। ये भीड़ के आदेश दिए उसने। ये आदेश उसने किसको दिए? जनरल डायर को। दोनों व्यक्ति अलग हैं, ये माइकल ओडायर है, ये जनरल डायर है। जनरल डायर सैन्य अधिकारी था, एक ब्रिगेडियर जनरल था। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, ये प्रशासन में था। ऐसे समझो, ब्रिगेडियर जनरल मतलब आईपीएस जैसी कैटेगरी, और ये आईएएस जैसी कैटेगरी थी। जनरल डायर ने वहां भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए, लेकिन जनरल डायर को आदेश किसने दिए थे? जनरल डायर को आदेश किसने दिए थे? ये आदेश दिए थे आपका माइकल ओडायर ने, क्योंकि बड़ा अधिकारी वह है। और यही जनरल डायर जो है, इसकी तो 1924 में मौत हो गई थी। 1924 में। और भारत की इस भूमि से प्रेम करने वाले लोग मुझे बताएं, माइकल ओडायर की मौत कब हुई थी? तो क्या बोलोगे? 1940 में। किसने? उधम सिंह ने जाके मारा था भैया। उधम सिंह ने लंदन जाके मारा था। लंदन जाके मारा था किसको? माइकल ओडायर को। लंदन जाके मारा। इनकी बेटी के साथ एडमिशन लिया। उद्देश्य एक ही था, क्या? कि इसको मार के आऊंगा। 20 साल बाद, 1919 की घटना के 20 साल बाद मारा है। ये हमारे बड़े पूजनीय लोग हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजी सरकार के अनुसार लगभग 400 लोगों का डेटा इन्होंने दिया कि वो मारे गए, लेकिन मारने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा थी, कि 1000 लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग जिसमें कि आपका 8 सदस्य थे। हंटर आयोग में कितने सदस्य रखे गए? 8।
जिसमें से पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया, हंटर आयोग में भारतीय अधिकारियों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 3 भारतीय थे और तीनों के नाम लिखे हुए हैं, चिम्मनलाल सीतारमण, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। ये 3 लोग थे भारतीय। ठीक है, ये जलियांवाला के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आपका किसको मित्र, हम पढ़ रहे हैं आपका भगत सिंह जी को। भगत सिंह जी इसी जलियांवाला बाग में गए, ये बात मैंने आपको बताई, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ कहेंगे, आप कहेंगे भैया हम इतनी बात समझे कि जलियांवाला बाग जो था, यानी 12 वर्ष की अवस्था में ये यहाँ गए तो राष्ट्रभक्ति या बोले उनके जो खून में भक्ति थी देश के प्रति, वह उबाले लेने लग गई। उन्होंने देखा कि मेरा देश अब जो है ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इन गुलामी की जंजीरों से पार जाना ही होगा, और गुलामी की जंजीरों से पार जाना होगा तो लोगों से इस बारे में चर्चा करने लगे और लोगों को जोड़ने लगे, और एक संगठन बनाया था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया, और कहते हैं कि उस समय इसके सक्रिय और असक्रिय सदस्यों की कुल संख्या 5 लाख थी। मेरे मित्र, आज आप देश के लिए या किसी अन्य गतिविधि के लिए, उस समय जब व्हाट्सएप आदि नहीं था, 5 लाख लोगों को ग्राउंड पर जोड़ना, 5 लाख लोगों से संपर्क बनाना, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को भेजना, आप समझ सकते हैं किसी एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली और एक डेलीगेशन बनाया, एक दल बनाया और लोगों को मैसेज दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन काम उन्होंने किया होगा और या कितना संघर्ष किया होगा। कितनी अवस्था हुई भगत सिंह जी की, बोले फटाफट से? आप कहेंगे भैया इनकी अवस्था हुई 19 वर्ष की है। 19 वर्ष के लड़के हमारे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं सर हिस्ट्री कब खत्म होगी, सर मैं जीएस कैसे याद करूं? 19 साल के एक लड़के ने एक जोश और जुनून से, एक रणनीति से, एक योजना से एक संगठन का निर्माण कर दिया, और उस संगठन में 5 लाख सदस्य भी जोड़ लिए। क्या बोलेंगे? नौजवान सभा का गठन हुआ। नौजवान सभा ही आपका 1928 में एचएसआरए में विलय हो गया था। मुझे बताए एचएसआरए से पहले एक संगठन बना था, एचआरए कब बना था? एचआरए, एचआरए नौजवान सभा 1928 में एचएसआरए में विलय हो गई, यानी जो एचआरए मैंने आपको बताया था 1924 में, इसमें आपका विलय हो गया नौजवान सभा का, और ये संगठन बन गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इस तरह से ये काम कर रहे थे। ठीक है, पिता को अपने को पत्र लिखा इन्होंने, किनको? किशन सिंह जी को। क्या पत्र लिखा? और उसके बाद पत्र लिख करके बंगाल चले गए। बंगाल चले गए। बंगाल जब ये गए तो प्रताप पत्रिका में इन्होंने काम किया, प्रताप पत्रिका में काम किया। अब ये समझने की बात है ये क्या बातें हुई हैं जी। दरअसल में इनके जो पिता थे वो चाहते थे कि इनकी शादी हो। पिता का नाम किशन सिंह है। किशन सिंह जी चाहते थे कि भगत सिंह जी की शादी हो, लेकिन आज के लोगों को आप देखो वो किन चीजों में फंसे हुए हैं। आज शायद लोगों की प्राथमिकता शादी है, उनको शादी पहले करनी होती है। लोग 22, 24, 20 के हुए नहीं, उनको अपनी शादी की जल्दी रहती है। भगत सिंह जी को उनके लिए रिश्ता आया पड़ोस के गांव से, तो भगत सिंह जी ने एक बार तो बहाना बना लिया कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। और उनकी ऐसी कोई तमन्ना थी नहीं, बस वो शादी को अपनी को टालना चाह रहे थे। फिर उनके परिवारजनों ने कोशिश की कि भाई एक पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं, सुंदर लड़की ढूंढते हैं। एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की को भी ढूंढा गया। तो इस बार तो बहाना ना रहा कि मना कर पाए, तो अपने पिताजी को पत्र लिख दिया और कहा आजादी ही मेरी दुल्हन है। मेरी दुल्हन नहीं है, आजादी मेरी दुल्हन है। इस देश की, इस भारत माता की आजादी मेरी दुल्हन है। कितना स्पिरिट रहा होगा दोस्त कि अपनी चीजों को त्याग करके, अपनी इच्छाओं का त्याग करके वो सिर्फ भारत माता की सेवा में लगे हुए थे। ठीक है, बंगाल गए, प्रताप पत्रिका में जाकर के इन्होंने काम किया। जब काम संभाल इन्होंने देखा, यहाँ आपका कहाँ पर ये प्रताप पत्रिका छपती थी? बंगाल में। बंगाल में योगेश चंद्र चटर्जी जैसे लोगों से ये मिले आपका, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों से यही इनकी मुलाकात हुई। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर है। विद्यावती कौर किनकी? भगत सिंह जी की माता का नाम है। माता और पिता का नाम याद रखेंगे। और ये माता, इनको हम पंजाब की माता बोलते हैं। अगर मैं कहूं ये राष्ट्र माता भी इनको कहे हम तो थोड़े शब्द होंगे। ऐसे पुत्र को पैदा किया जिसको राष्ट्रीय पुत्र हम कह सकते हैं, भगत सिंह जी को पैदा इन्होंने किया।
दुर्गा भाभी, ये भगवती चरण बोहरा की पत्नी है। भगवती चरण बोहरा से बाद में मिलते हैं। भगवती चरण बोहरा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया। इन्होंने कहा ये अंग्रेजी शासन इस तरह से हमारी बात नहीं सुनेगा, ये बहरा शासन है, ये नरम दल वालों की हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वालों की बात नहीं सुनेगा, इन बहरों को बम की आवाज सुनानी होगी। तो बम की आवाज सुनानी होगी तो फिलॉसफी ऑफ द बम किताब इन्होंने लिखी थी भगवती चरण वोरा ने, ताकि अपने लोगों तक ये टेक्निक भेज सकें कि बम कैसे बनाया जाता है। इन्हीं की पत्नी है दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी का भारत की क्रांति में क्या योगदान रहा है मित्र? अगर कहीं बंदूकें भेजनी होती, आप लोग जानते क्रांतिकारियों को सर्विलांस पर रखा जाता था, उन पर अंग्रेज अधिकारी नजर रखते थे, पुलिस उन पर वॉच रखती थी, उन पर निगरानी रहती थी। तो ऐसे में भी काम किया था दुर्गा भाभी ने, देश के विभिन्न कोनों में आपका पिस्टल पहुंचाने का, कार्ट्रेज, गोलियां, बम पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया, क्योंकि महिलाओं पर उस समय शक नहीं होता था। तो भारतीय क्रांति में एक बड़ा योगदान है दुर्गा भाभी का। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ये सारी योजनाएं हो रही हैं, सारी योजनाओं में एक चीज आपका कॉमन है सब लोगों के इनके इंटेंशन में, कि भारत माँ जो गुलामी पे है उसको गुलामी से मुक्त करना है, और अंग्रेजी शासन हमारी बात मानता नहीं है। तो पहली बार ये होता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। क्या क्या? 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो इनके बंगाल में साथी बने, इन दोनों ने केंद्रीय असेंबली, सेंट्रल असेंबली मतलब कि आपका दोस्त, जहां पर जैसे कि आज हम कह सकते हैं आपका, जैसे हमारा पार्लियामेंट है आज का, तो सेंट्रल असेंबली में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हमारे खुद के नेहरू जी बैठे हुए थे, हमारे आपके सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए थे। तो आप कहेंगे कि भैया ये उन लोगों को मारना चाह रहे थे? नहीं। जब ये योजना बनी बम फेंकने की, तो भगत सिंह जी को तो जाना ही नहीं देना चाहते थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगे। क्यों भैया, वो क्यों नहीं देना जाना चाहते थे? याद है मैंने एक घटना बताई थी आपको, 31, मुझे एक घटना बताएंगे, मैंने आपको एक घटना बताई थी, लाला लाजपत राय जी से जोड़ते हैं इस घटना को। लाला लाजपत राय जी की मौत कब हुई? लाला लाजपत राय जी की मौत हुई थी आपका 17 नवंबर, जब वो साइमन का विरोध कर रहे थे, 17 नवंबर 1928। उनकी हत्या का बदला कब लिया गया था आपका? 17 दिसंबर 1928 को। किसकी हत्या हो चुकी थी? किसकी हत्या हो चुकी थी? सैंडर्स की हत्या हो चुकी थी कि नहीं? बोले यस और नो। आप कहेंगे हाँ भैया, सैंडर्स इस समय तक मारा जा चुका था। तो सैंडर्स मारा जा चुका था, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी गिरफ्तारी इस समय तक नहीं हुई थी। इनकी गिरफ्तारी इस समय तक नहीं हुई थी। समझ रहे हैं? तो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो भगत सिंह को समझाते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तुम मत जाना, तुम मत जाना, कि तुमको वॉच में रखा जाएगा। इन्होंने कहा नहीं जाऊंगा तो मैं ही। भगत सिंह, जुनून देखना तो। उन्होंने कहा जाना तो मुझे ही होगा पंडित जी, चंद्रशेखर आजाद से कहते हैं। तो वो मानते नहीं है हालांकि पहले, लेकिन बाद में भगत सिंह उनको मना लेते हैं इस एक बात पे, अपनी जिद के लिए। बहुत खरे थे इस एक बात में, कि उनको जो जिद थी पॉजिटिव तरीके से, वो उसके लिए मना लेते थे लोगों को। वो आए अपने साथियों के साथ में, तो बम ऐसे नहीं फेंका कि लोगों को उनको नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने बम खाली जगह पर फेंका। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं, और इस बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं कि ये खाली जगह पे जो बम फेंका है ना, कल को ये भरी जगह पे भी फेंका जा सकता है, अंग्रेज अधिकारियों पर भी फेंका जा सकता है। तो बम फेंका, और अंग्रेजी सरकार की किन चीजों का विरोध किया? नारे लगाए यहाँ पर उन्होंने। दो चीजों का विरोध किया, पर्चे फेंके, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध हम करते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध हम करते हैं। इन दोनों बिल, ये दो कानून थे उस समय अंग्रेजों के। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी बिना मुकदमे के हिरासत में ले लेते थे लोगों को, बिना कारण के ही, ये पब्लिक सेफ्टी बिल था। उसके विरोध में ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जाता था कंपनियों में, तो मजदूरों की हड़ताल करते थे ये लोग। हड़ताल भी नहीं करने देते अंग्रेज, कहते हड़ताल भी मत करो। तो ये दो बिल थे, इनके विरोध में इन्होंने कहा 8 अप्रैल 1900 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। बम फेंका, और बम फेंका किसके लिए? और कहा इन्होंने कि भाई हम इस बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ इंटेंशन सही है या गलत है, ये बताएंगे।
अपनी गिरफ्तारी दी और नारा दिया, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद याद रख लेना। इसका जो ये आपका नारा है, ये गढ़ा किसने था अगर ये नाम पूछा जाए? गढ़ा है ये आपका मौलाना हजरत मोहानी ने। गढ़ा है ये आपका, यानी कि तैयार किया था मौलाना हजरत मोहानी ने। इसी का प्रयोग किया मौलाना हजरत मोहानी के, हजरत मोहानी के इस ही नारे का प्रयोग किया भगत सिंह ने। ठीक है, क्या बोले? इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि क्रांति की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है? जो क्रांति हम कर रहे हैं ये जिंदाबाद रहेगी, ये जिंदा रहेगी और ये जीत के रहेगी। और जो ये साम्राज्यवाद है ये मुर्दाबाद है। अंग्रेजी शासन जो चल रहा है साम्राज्य की नीति पर, उसको हम डिनाई करते हैं। पर्चे फेंके, अपनी गिरफ्तारी दी, यहां से भाग सकते थे आसानी से, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि अपनी गिरफ्तारी दे दी 23 मार्च 1931 को। अब यहां पर एक बात समझनी होगी दोस्त, भगत सिंह कोर्ट के ट्रायल में पहुंचते हैं और उनका मुकदमा उन्होंने खुद लड़ा, स्वयं। उन्होंने कहा कि मैं इस देश को जो दलीलें देना चाहता हूं, इस देश को जो मैसेज देना चाहता हूं, वो मेरा वकील नहीं दे पाएगा, वो मैं दे पाऊंगा सिर्फ। तो मैं अपना पक्ष खुद लड़ना चाहता हूं। जज साहब के सामने मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा शुरू हुआ तो उस तरह से आप जानते हैं कि भगत सिंह जी पर यहाँ जान से मारने का यानी हत्या के प्रयास का 307 का एक आरोप सिद्ध हुआ। भगत सिंह ने जज साहब से कहा कि जज साहब, जब कभी भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध के पीछे हमेशा आपराधिक मंशा देखी जाती है, यानी कि आपका जो उसका क्राइम करने का इंट्यूशन था, या जो उसका आपका बोलते हैं ना कि हर अपराध के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, वह उद्देश्य देखा जाता है। जज साहब, हमारा उद्देश्य तो देखिए। जज साहब, हमारा उद्देश्य तो देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है? हमने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है और ना ही हमने कोई ऐसी मांग की है जो अनुचित हो। भगत सिंह ने अपने मुकदमे को आगे और तेज धार देते हुए बहुत तेज स्वर में कहा, उस जनरल डायर को जिसने हजारों लोग मार दिए, उसको आपने उपहार दिए हैं, इनाम दिए हैं, उसको आपने अवार्ड दिए हैं। और आपने कहा था कि उसको अवार्ड इसलिए दिए जा रहे हैं, इस ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि उसको अवार्ड इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उसने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का यानी अपने कर्तव्यों का पालन किया है। उसकी मंशा नहीं थी कि वह लोगों को मारे, वह तो सरकार का काम कर रहा था। आपने यह कह करके उसको अवार्ड दिए हैं। जनरल डायर को बहुत सारी जगह अवार्डेड किया गया कि उसने भीड़ को कंट्रोल किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी उसको उसने कंट्रोल किया है। आपने जज साहब ये नहीं देखा उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए, और उन हजारों लोग मारे गए हैं, उसके पीछे उसकी मंशा को नाम दे दिया आपने कि ये मंशा रही है कि वह ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहा था। लेकिन जैसा जब यहां हम बम फेंक रहे हैं तो आपको इसके पीछे की आपराधिक मंशा को भी देखना होगा कि हमारी मंशा क्या है। तो उन्होंने बोला कि मंशा मंशा देखी जाती है। क्या बोलेंगे जी? 23 मार्च 1931 को फांसी। 23 मार्च 1931 को क्या हो गया? इनको फांसी हुई है, ये सब जानते हैं। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लेकिन दरअसल में भैया क्या 307 के मुकदमे में ही फांसी हो गई? लेकिन इस समय तक सैंडर्स के मुकदमे की फाइल भी आ गई। सैंडर्स की हत्या का दोषी इनको माना गया, गिरफ्तार हो चुके थे। यही भय भी था चंद्रशेखर आजाद जी को कि वो मुकदमा जरूर, ये अंग्रेज तुमको बाहर नहीं आने देंगे, ये अंग्रेज तुम्हारा मुकदमा दोनों को मर्ज कर देंगे एक साथ, कभी तुमको बाहर नहीं आने देंगे। तो इनको अंदर रख लिया गया। लाहौर सेंट्रल जेल में इनकी फांसी हुई। इनके सरकारी वकील थे आशफ अली। ठीक है, सरकारी वकील आशफ अली थे। भगत सिंह जी का जो समाधि स्थल है वो पंजाब में है। क्या बोलेंगे? पंजाब में। भूख हड़ताल में पंजाब में ही आपका, भूख हड़ताल में जब ये बोस्टल जेल थी जैसे लाहौर में, भूख हड़ताल में एक मौत हुई है जतिन दास की, जतिन बाग की। भगत सिंह जी के साथ ही ये बंदी थे। भगत सिंह जी के साथ ही ये बंदी थे। अब आते हैं उन बातों पर जी, गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह जी को? क्या बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे? बहुत गौर से सुनना।
बहुत ध्यान से सुनना मित्र और याद रख लेना इस बात को। देखेंगे ध्यान से, अच्छे से कमेंट सेक्शन बंद करेंगे और अगर इस देश में जन्मे हुए नागरिक हो तो फील करना, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आना चाहिए। रिक्वेस्टिंग टू यू, क्या बोलेंगे जी? 4 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यून पत्र में इन्होंने लिखा है, मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। ये कब लिखा है? आप जानते हैं बच्चे, पिता का प्रेम क्या होता है एक बच्चे के प्रति? कितनी उम्र है इनकी? 1930 में आप कहेंगे भैया 23 साल उम्र है कुल। 23 साल उम्र है इनके पिता किशन सिंह। जब उनको पता चलता है भगत सिंह जी को अब फांसी की सजा सुना दी गई है, तो किशन सिंह बेचारे एक पिता के दिल से पहुंच जाते हैं गवर्नर को चिट्ठी लिखने और कहते हैं कि जब लाहौर में वह घटना हुई थी, सैंडर्स को जब मारा गया था, भगत सिंह तो लाहौर में थे ही नहीं, उसके लिए मेरे पास गवाह हैं। तो ये खबर पता चली किसको? भगत सिंह को जैसे ही खबर पता चली कि किशन सिंह, उनके पिता ने गवर्नर को पत्र लिख दिया है, इरविन को पत्र लिख दिया है, तो भगत सिंह ने अपने पिता को मिलने के लिए जेल में बुलवाया। जेल में जब अपने पिता को मिलवाया तो आंखों में आंसू थे पिता किशन सिंह के, और इधर भगत सिंह भी नम आंखों में से थे। जेल की सलाखों पर अपने पिता के हाथों पर हाथ रखते हुए बोले, पिताजी, मैं उन उच्च आदर्शों में पैदा हुआ व्यक्ति, मेरे चाचा किशन सिंह से कह रहे हैं कि मेरे चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभालो जट्टा आंदोलन इस देश में, इस राज्य में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब चला दिया। इनके एक ताऊ, जो बच्चे अंग्रेजों द्वारा जिला बदल कर दे गए, राज्य से बाहर भेज दिया गया, एक इनके ताऊ की हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने कहा, इस अंग्रेजी शासन और इस अत्याचार के खिलाफ जो मेरे वंशज थे, तुम लोगों के द्वारा मेरे खून में एक क्रांति पैदा हुई। आज पिताजी मुझे शर्म आती है कि आप माफीनामा लिख रहे हैं, आप माफी का पत्र लिख रहे हैं, और भगत सिंह के पिता होकर के आप ये माफी का पत्र लिख रहे हैं। आज पिताजी मुझे रोना आता है। इधर पिताजी ने कहा कि भाई आप समझ सकते हैं, वो पुत्र मोह है, वो अपने पुत्र को सिर्फ बचाना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई हम फिर लड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि पिताजी, कल के अखबार में, ट्रिब्यून अखबार में ये खबर कल छपनी चाहिए कि मैं भगत सिंह खुद चाहता हूं कि मुझे फांसी हो। क्योंकि पिताजी, ये जो क्रांति की आग है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। अगर लोग इस तरह माफीनामा लिख देंगे तो अन्य क्रांतिकारी और उनके परिवार वाले भी फिर माफीनामा लिखेंगे, और अंत में जब पिताजी माफीनामा ही मांगना है तो ये क्रांति क्यों शुरू की थी हमने? फिर इस क्रांति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर इस अंग्रेजी शासन के सामने झुकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पिताजी, हमने इस अंग्रेजी शासन के सामने सिर उठाने की बात की थी, इस अंग्रेजी शासन के सामने हमने सिर झुकाने की बात नहीं की थी। इस अंग्रेजी शासन के सामने हम झुकेंगे नहीं। हमने ये कभी ना सोचा था कि हमको इसके सामने झुक जाना है। और ऐसा नहीं था मित्र, इतना अत्याचार हुआ ना, मैंने बोला ना, बाघ जतिन की मौत हुई। खुद प्रत्यक्षदर्शियों ने, देखने वालों ने कहा है, भगत सिंह उस समय जब बाघ जतिन दास थे तो उन्होंने जेल में जो खाना मिल रहा था कैदियों का, उसके लिए भी हड़ताल कर दी कि जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में खाना ठीक नहीं मिलता है, कैदियों के साथ सही व्यवहार हो, ये हम मांग करते हैं। इतना अत्याचार किया गया ना दोस्त। कहते हैं भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त, जिनको बाद में फांसी नहीं हुई थी बटुकेश्वर दत्त को, उनको आजीवन कारावास हुआ, उन्होंने लिखा है कि भगत सिंह को इन लोगों ने इतने घाव पहुंचाए, इतना मारा, उन घावों पर इन्होंने नमक भी रगड़ा, लेकिन मैंने भगत सिंह को कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने भगत सिंह को कभी रोते हुए, विचलित या परेशान नहीं देखा। जब जब इन अंग्रेजों ने घाव पर नमक रगड़ा, वह आदमी ऐसे हंसा जैसे किसी ने तेल की मालिश कर दी हो। जब जब इन्होंने उस व्यक्ति को बर्फ में दबाया है, वो व्यक्ति ऐसे हंसा जैसे उसने फूलों की वर्षा किसी ने उसके ऊपर कर दी हो। अंग्रेजों ने जेल में सारे प्रयास कर लिए। जो पानी पीने के घड़े रखे हुए थे, उन घड़ों में दूध भरवा दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि ये अगर इतने सारे लोग नहीं खाएंगे तो ये भूखे मर जाएंगे, और भूखे मर जाएंगे तो फिर तो देश में एक आक्रोश पैदा हो सकता है। इनको भूखे मत मरने दो, मारो पीटो, इनको कुछ खिलाओ। लेकिन इन्होंने दूध से भरे हुए घड़े भी फोड़ दिए, और भूखे रह के मरने को तैयार है कि परिवर्तन जब आएगा जब हम भूखे मर के तैयार होंगे। जब हम भूखे मरेंगे, जब हम भूखे मरेंगे तो चाहे कल कुछ परिवर्तन आएगा तो कल तो कैदी सही रहेंगे।
तो इतने जिद्दी, इतने स्वभाव के कोर्ट की कार्रवाइयों पर जब आते तो कहते हैं कि स्ट्रेचर पर भगत सिंह को लाया जाता। चलने की हालत में नहीं थी, लेकिन जैसे ही लोगों को देखते तो मित्र मुस्कुराते, मुस्कुराते। ऐसे अपने भगत सिंह थे। तो अपने पिताजी को लिखा, माँ विद्यावती कौर आती है इनके पास इसी जेल में मिलने, माँ रोती है। और आप लोग समझ सकते हैं मित्र, माँ जिसका एक बेटा, जिस बेटे ने अपनी सारी की सारी इच्छाएं इस देश के लिए कुर्बान कर दी, माँ तो माँ होती है। माँ रोती हुई आती है भगत सिंह के पास में। भगत सिंह गमगीन है अपनी माँ को देखकर। भगत सिंह कहते, माँ तू भी रोती है। भगत सिंह की माँ होकर रोती है, भगत सिंह की बेबे होकर रोती है, क्या बोलेंगे लोग। भगत सिंह की माँ रो रही है। हाँ तुझे नहीं रोना है। उसकी माँ ने कहा, पागल, मैं इस बात के लिए नहीं रोती कि तुझे फांसी होने जा रही है। मैं इस बात के लिए रोती हूँ कि इस माता ने, इस प्रकृति ने मुझको ऐसे हजार भगत सिंह और क्यों नहीं दिए। क्यों ऐसा कोई और ना हुआ, मेरे और ऐसे पुत्र क्यों ना हुए। तो कहने की बात है कि भगत सिंह लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि भाई अब जो है माफीनामा अंग्रेजों से नहीं लिखना है। अंग्रेज सरकार खुद कुछ करती है तो ठीक है, हम माफीनामा नहीं लिखेंगे, अंग्रेज जो चाहे वो करें। क्योंकि हत्या का मुकदमा और जान से मारने का प्रयास दोनों ही मुकदमे चल रहे थे। अब एक पक्ष आता है इस देश में जो चलता है, इस देश में एक पक्ष आता है दोस्त की गांधी जी के फेवर वाले लोग और एक भगत सिंह के फेवर वाले लोग। और मेरे मित्र तुम समझना, इस देश का जो युवा वर्ग है जिसने थोड़ा कम अध्ययन किया है वो भगत सिंह जी के फेवर में है। जिसने बहुत अध्ययन भी किया है वो भी बहुत सारा भगत सिंह। लेकिन एक वर्ग गांधी जी के फेवर का भी है, जो गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहता है, जो ये कहता है कि क्योंकि भगत सिंह जी के द्वारा हिंसा की गई, भगत सिंह जी के द्वारा हिंसा की गई, तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो कैसे ही इस बात के पक्षधर हो जाते कि हत्या करके भी कोई बच जाए। कैसे ही गांधी जी इस बात के पक्षधर हो जाते कि जिन लोगों ने अहिंसा का पालन किया है उन लोगों की उन लोगों की सुरक्षा की बात तय हो जाए। और साथ में दूसरा पक्ष आपको यह भी देखना होगा दोस्त, ब्रिटिश सरकार क्या अपने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या का मुकदमा माफ कर देती? बात यह है करती ना करती। बात यह नहीं है भगत सिंह ये चाह रहे हैं कि स्वयं फांसी हो, भगत सिंह ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, फांसी हो सो हो। वो ये नहीं कह रहे कि फांसी मेरी छुटनी नहीं चाहिए, वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है अंग्रेज सरकार माफ करती है तो कर दे, वो इस बारे में उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। वो ये कहते मैं माफी नहीं मांगूंगा। बात है कि प्रयास किया गया इनकी फांसी को बचाने का या नहीं। यहां पर पहले ये समझे, बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हुआ, ठीक है, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त सिर्फ धारा 307 के आरोपी थे, बम फेंकने के आरोपी थे। भगत सिंह जी 307 और 302 दोनों के आरोपी थे। मदन मोहन मालवीय ने भगत सिंह की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र लिखे इरविन को। ये पत्र लिखे थे इन्होंने 14 फरवरी 1931 को, 14 फरवरी 1931 को, यानी कि फांसी से कितने दिन पहले की, लगभग एक महीने पहले की बात है। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अन्य लोगों से भी बात की, अन्य लोगों से भी बात की। भगत सिंह जी द्वारा जेल में लिखी गई किताबें हैं, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, द डोर टू डेथ, आइडियाज ऑफ सोशलिज्म और मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। अब आती है बात गांधी जी की, गांधी जी ने क्या किया, क्या बोलेंगे। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, क्योंकि इस समय आप लोग जानते 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता होना था और गांधी और इरविन की उस समय रोज मुलाकातें होती थी, हर रोज। गांधी जी बहुत पक्षों पर सही है, मैंने आपसे कहा आप व्यापक अध्ययन करेंगे तो बहुत सही व्यक्ति हैं, लेकिन इस एक जगह पर गांधी जी और इरविन की हर रोज की मुलाकातों में, जब बाद में एक अपनी पत्रिका में, ये बाद में आप देखेंगे जब पूछा गया है इरविन से, आप इस बारे में रिसर्च करेंगे
तो आप देखेंगे कि जब पूछा गया है इरविन से इस एक बात के लिए कि क्या कभी गांधी जी ने भगत सिंह जी का पक्ष आपके सामने रखा, उन्होंने कहा है हाँ, एक बार जाते जाते गांधी जी ने कहा था कि भगत सिंह की फांसी की डेट क्या है। तब इन्होंने कहा था 24 मार्च 1931, क्योंकि फांसी की डेट 24 मार्च ही थी। तो कह रहे थे कि उस समय गांधी जी कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था 1931 का, वो 31 मार्च को होना था। गांधी जी उसको लेकर चिंतित थे, कह रहे थे कि कराची अधिवेशन में इस प्रकार कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उनका देखना जो कुछ हो ठीक, अपने शांतिपूर्ण तरीके से, इस तरह की बातें की गई। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव लिखते हैं कि गांधी जी ने तो बहुत बार प्रयास किया। अगर सच में गांधी जी, हमको एक बात माननी होगी कि एक तो गांधी जी पक्ष में नहीं थे, एक तो गांधी जी चाहते नहीं थे कि इनको फांसी हो, एक तो ये पक्ष, या दूसरा पक्ष ये हो सकता है गांधी जी चाहते थे इनको फांसी हो। दो चीजें हो सकती है मित्र, इनमें से एक बात होगी। अगर गांधी जी चाहते थे फांसी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं बचती। अगर सच में जो ये लोग कहते हैं गांधी जी चाहते थे और उन्होंने इरविन से बचाने का प्रयास किया, तो क्यों गांधी जी एक अनशन पर नहीं बैठ गए? क्यों गांधी जी ने उस समय एक व्यापक जन सत्याग्रह की बात नहीं की कि भारत की क्रांति को जगाने वाले ये युवा लोग जिन्होंने इतने बड़े संगठन इस देश में पैदा किए, जिन्होंने संगठित तरीके से कर तो भारत माता के लिए ही रहे हैं, कर तो भारत माता के लिए ही रहे हैं, तो मुझे इनके लिए भी एक अनशन करना चाहिए। उस तरह के प्रयास नहीं किए गए। फिर गांधी जी ने अपना अहिंसा का मार्ग अपनाया। और जब गांधी जी अहिंसा का मार्ग अपनाते थे, तो मैं आपसे कहता हूं कि उन पक्षधर लोगों से आप प्रश्न करना कि इस देश में जब मोपला नरसंहार 1921 में 50,000 लोगों को जब सरेआम काटा गया, तब गांधी जी का मुख क्यों नहीं खुलता है? अगर गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी का मुख क्यों नहीं खुलता उस हो रही हिंसा के खिलाफ में? क्यों गांधी जी लोगों से अपील नहीं करते 1921 में कि हिंसा बंद कर दी जाए? इस तरह एनी बेसेंट ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि मोपला में मैंने ऐसा दृश्य देखा, एक महिला की कोख में लगभग 8 महीने का बच्चा रहा होगा, उस महिला की कोख काट दी गई और उस कोख से निकलते हुए बच्चे की गर्दन भी काट दी गई। एनी बेसेंट ने लिखा है, आप लोग रिसर्च करना मोपला नरसंहार के बारे में। तब गांधी जी चुप क्यों रह जाते हैं? देश में अगर इतनी हिंसा हो रही थी, इतना दलितों पर इतना अत्याचार इस देश में हो रहा था, देश के हर वर्ग के साथ में अत्याचार हो रहा था, तो गांधी जी तब क्यों अपील नहीं करते? तब गांधी जी क्यों नहीं कहते कि हो रही हिंसा को बंद किया जाए? क्या उन्होंने सब जगह विरोध किया था, या सच में अहिंसा के पुजारी थे? तो फिर लोग कहते हैं जी तुम अनपढ़ हो, तुम अशिक्षित हो। वो चंद थोपी गई मानसिकता के लोग फिर हमको अनपढ़ बताने लगते हैं, फिर हमको कहने लगते हैं। हम कह रहे हैं गांधी जी के बहुत सारे डिसीजन सही हैं, लेकिन मेरे भाई पर गांधी जी का डिसीजन एकदम सही नहीं है। हमारे इस रक्त पर गांधी जी का डिसीजन एकदम सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। इनके दादा अर्जुन सिंह थे, भगत सिंह जी के। फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन 24 मार्च को भी फांसी नहीं दी गई, क्योंकि इतना जन प्रेम था ना, सबको पता था 24 तारीख को ना भाई, लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें भी जनता ले जाएगी। और 23 तारीख को भीड़ आनी शुरू हो गई थी कि कल 24, अगर भगत सिंह को 24 की सुबह तक इतनी भीड़ आ जाएगी कि लाहौर सेंट्रल जेल को लेके जाएंगे, तोड़ देंगे दीवारों को। अंग्रेज इस बात को जानते थे। एक दिन पहले फांसी दे दी गई। एक दिन पहले फांसी दे दी गई। चतर सिंह कोठरी नंबर 14 में भगत सिंह को सूचना दी कि आपको फांसी एक दिन पहले यानी आज 31 मार्च को होगी। मुस्कुरा रहे हैं। कैसे व्यक्ति थे? मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। यहाँ पर इनको सूचना दी जाती है, एक दिन पहले फांसी दे दी गई। भीड़ पहुंच गई थी, हालांकि अंग्रेज गलत तरीके से इनको जला रहे थे, बाकी वहां जाकर के सतलुज नदी के किनारे
चुपचाप वहां पर भीड़ पहुंच गई थी। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मार के भगा दिया। फिर रीतिपूर्ण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। शिवराम, इन्हीं को इनके साथ फांसी हुई, राजगुरु। इनका जन्म भी 24 अगस्त 1908 को हुआ। इनकी भी उम्र देखो, क्या बोल रहे हो भाई, ये भगत सिंह से भी छोटे हैं। हुसैनपुर में इनका भी दाह संस्कार हुआ गया, क्योंकि अंग्रेज इनको भी गलत तरीके से आनंद फानंद में जलाए। शहीदी इनकी भी 23 मार्च है। इनके पिता हरि नारायण और माता, गर्व है ऐसे माता पिता या ऐसे बच्चों पर जो अपने माता पिता को आज जीवंत कर गए। मैं एक बहुत बड़े अध्यापक का वीडियो देख रहा था इस देश में। उस बहुत बड़े अध्यापक ने कहा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं लटकवाया। मैं कहता हूं यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने महान आदर्श को लटकाने की बात, लटकाने जैसे शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और देश उनको प्यार देता, अथाह प्यार, पॉपुलर है वो इंडिया में, भारत में। तो मुझे शर्म आती है कि इस देश की युवा पीढ़ी क्यों अध्ययन नहीं करना चाहती, कि वो किसी और के स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करती है कि नवीन शर्मा क्या कहता है। मेरी बात को सच मानो ही मत, अपना अध्ययन करो स्वयं का। मैं मूर्ख हो सकता हूं मित्र, लेकिन आपका अध्ययन मूर्ख नहीं हो सकता। माता पार्वतीबाई HSRA में सक्रिय सदस्य थे। इनका छद्म नाम था रघुनाथ। भारत के किस क्रांतिकारी का छद्म नाम रघुनाथ था? सुखदेव जी तीसरे। इनका जन्म हुआ जब आपका 1907 में। ये भी उम्र की किनकी, भगत सिंह जी की उम्र के थे। यार जवान लड़के हैं, जवान लड़के 24 साल के, आपकी उम्र के है भाई। आप रो रहे हो, क्या होगा मेरा, मेरी जिंदगी में मेरा क्या होगा। ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी मेरे देश के नाम है। कोई कुछ करो तो सही, मेरी जिंदगी का क्या करता है, देश के नाम तो हो। शहीदी 23 मार्च 1931 इन्हीं की भी है। इनके पिता रामलाल हैं, माता रली देवी हैं। लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह जी के सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे दोनों लोग। HSRA में जो पंजाब समिति थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, क्या बोलोगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के, HRSA नहीं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पंजाब समिति की कमान इनके पास थी। ठीक है, आगे आए। ऐसे ही क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद। आप कहेंगे भैया चंद्रशेखर आजाद, आप एक बात बता रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे थे भगत सिंह तुम मत जाओ, ये अंग्रेज तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे। क्या इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था भैया उनको छुड़ाने का? इन्होंने बहुत बार प्लानिंग की। इन्होंने कहा कि हम अटैक करके भगत सिंह को लेके आएंगे, अटैक करके। उसके लिए बहुत बार योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, विफल रही। 23 जुलाई 1906 इनका भी जन्म हुआ। ये भी कोई बहुत पुराने नहीं, आपका क्या बोलोगे, भगत सिंह जी से बस 1 वर्ष पुराने। और भारत की क्रांति में जितने भी युवाओं को झोंका, सबके गुरु चंद्रशेखर आजाद, सबके। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल आदि सारे लोगों के, बटुकेश्वर दत्त, सबके लीडर कौन? चंद्रशेखर आजाद। एकदम बौद्धिक व्यक्ति, जिसको जो कमांड दे दे, इनके सारे साथियों ने वो कमांड की पूरी की, साथ मिलके। शहीदी 27 फरवरी 1931, कुल उम्र आपका 25 वर्ष। आप सोचो, 25 वर्ष का युवा अपने माता पिता का सहयोग नहीं कर पा रहा है, और ये भारत माता का सहयोग कर रहे हैं। 1923 HRA का गठन, HRA का गठन 1924 में ही HRA से जुड़े। कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं सर सुखदेव को फांसी कहां दी गई, पूजा प्रजापति। बेटा पहले तो नाम के आगे जी लगाइए। दूसरी बात, मैंने बोला आपको अभी तक इतना भी नहीं पता है इस देश में कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को एक साथ फांसी हुई है। पर बेटा आप गलत देश में आए हो, आपको अमेरिका में होना चाहिए था। आप भी उन मास्टरों के ही पढ़ाए गए बच्चे होंगे। मैंने बताया उनको लाहौर सेंट्रल में हुई, आपको इतना तक नहीं पता इन तीनों को एक साथ फांसी हुई। HSRA 1928 के कमांडर इन चीफ बने। HSRA इन्हीं का चीफ है। आप लोगों को याद होगा कि HSRA का गठन कहां पर हुआ था, बताएंगे जरा। HSRA कहां पर बना था 1928 में? फिरोजा शाह कोटला, फिरोजा शाह कोटला।
लगातार बातें ये लोगों से कर रहे थे कि तुम भगत सिंह को बचाओ। 20 फरवरी 1931 ये नेहरू जी से इसी बात के लिए मिले कि तुम यार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वो राजगुरु सुखदेव, वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं भाई, उनको बचाते क्यों नहीं हो? नेहरू से मिलते तुम इधर उधर ये फलानी ढिकनी सारी मांग कर रहे हो। हमारी क्रांति भाई डूब जाएगी। हमारी क्रांति में इन लोगों को फांसी हो गई तो युवा वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा, इनको बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? 27 फरवरी 1931 को यहां ये मिले, सूचना नेहरू जी के पास थी। यहां पर ये अपने मित्र सुखदेव राज से मिलने आए। इन्होंने कहा भाई ये नेता वेता कुछ नहीं करेंगे इस देश में, हमको ही। इस टाइम इन्होंने प्रयास किया कि जब भगत सिंह को ये पेशी के लिए लेकर के जाएंगे, इस बार हम खुला आक्रमण करेंगे, गाड़ी अन्य लेकर के जाएंगे और भगत सिंह को हम निकाल के लेकर के आएंगे किसी भी हाल पे, अब तैयारियां शुरू कर दो। अगली पेशी पे भगत सिंह को लेके आना है। वो फाइनल तैयारी के लिए ही यहाँ 27 फरवरी को सुखदेव राज से मिलने आए। एक हिंदुस्तानी व्यक्ति वीरभद्र तिवारी ने, ये भी तिवारी ही थे, चंद्रशेखर आजाद भी, वीरभद्र तिवारी ने मुखबिरी कर दी, यानी इनकी सूचना दे दी। और अल्फ्रेड पार्क जो प्रयागराज में है, जिसका नाम अब आजाद पार्क हो चुका है, अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में इसका नाम अब आजाद पार्क हो चुका है। आजाद पार्क, आजाद पार्क हो चुका है, आजाद पार्क हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सुभाष चंद्र बोस, जन्म है इनका 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा में। क्या बोलोगे? कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस जी इस देश की राजनीति को, जिस व्यक्ति को लीड करना चाहिए था, गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? डू यू नो? क्या नेहरू से ज्यादा कैपेबल आदमी उस समय नहीं था कोई? गांधी जी का तर्क सुनिए। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रधानमंत्री होने थे, ये एक तर्क दे दिया कि वल्लभ भाई पटेल अब बूढ़े हो रहे हैं, यानी कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए देश का। उन्होंने कहा नेहरू युवा हैं और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए उस समय अंग्रेजी भाषा की एक बाध्यता गांधी जी के द्वारा पुट की गई थी। मित्र, आप इस बात पर रिसर्च करना कभी। गांधी जी चाहते थे नेहरू जी प्रधानमंत्री हो, इसीलिए नेहरू जी प्रधानमंत्री देश के हुए। बात हम नेहरू जी की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। नेहरू जी देश के एक सफल प्रधानमंत्री रहे हैं, जिस देश के बारे में ये घोषणा की गई थी कि नेहरू अगर ये घोषणा की गई थी इस देश के बारे में कि ये देश सरवाइव नहीं कर पाएगा अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे, तो नेहरू जी ने उस देश को सरवाइव कराया है। उनकी प्लानिंग्स और योजनाएं बहुत बेहतरीन थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग्स और योजनाएं उनकी स्वयं की नहीं, बहुत सारे लोगों की थी। तो नेहरू जी के अलावा कोई और लीड नहीं कर सकता था। देश के प्रधानमंत्री होना, देश के पहले प्रधानमंत्री होना डिजर्व करते थे सुभाष चंद्र बोस। टू मच इंटेलेक्चुअल, टू मच टेक्निकल अगर कोई पर्सन इस देश में हुआ तो सबसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलेंगे? क्रांतिकारियों की बात मैं कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती, इनके पिताजी हमेशा चाहते थे आईसीएस परीक्षा पास करें। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की और ऐसे पास नहीं की, फोर्थ रैंक इनकी आई। इस देश के सभी अब तक के जितने एस्पायरेंट्स थे, उन सभी एस्पायरेंट्स में सबसे ऊंची रैंक किसी की नहीं आई। परीक्षा बहुत लोगों ने पास की। 1921 में 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कहा ये नौकरी किसी काम की नहीं है, मैं भारत की भूमि के लिए काम करूंगा, अब मैं भारत के लिए काम करूंगा। छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए। 1928 में डोमिनियन स्टेटस की मांग की कि अंग्रेज सरकारों ने जहां जहां जिन जिन देशों में राज कर रखा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे आयरलैंड हो, ऐसे ही अधिकार हम भारतीयों को भी मिलने चाहिए, ताकि हम भी अपने नियम बना सके, अंग्रेजी सरकार के अधीन ही नहीं रहेंगे हम। और जब व्यक्ति इतने बड़े पद को छोड़ के आए, उस समय के चर्चित पद को छोड़ के आए, देश की जनता में आए, तो देश की जनता तो प्यार करेगी। और मित्र, मैंने बताया था एक टाइम सुभाष चंद्र बोस की ये पॉपुलरिटी हुई, इतनी लोकप्रियता हुई कि लोग गांधी जी की जगह
सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियों को सही मानने लग गए। याद है मैंने कांग्रेस के चुनाव बताए थे, 1938 में ये हरिपुरा में अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, लेकिन बाद में इन्हीं की कट्टर योजनाओं की वजह से, कट्टर मतलब एकदम शार्प डिसीजंस की वजह से गांधी जी को कुछ खतरा लगा। गांधी जी ने ही सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं बहुत सी छोटी छोटी बातों पर गांधी जी अक्सर अनशन कर दिया करते थे। 1939 गांधी जी ने खूब प्रचार किया दबा के, बोले भैया पट्टाभी सीतारमैया हारा तो मैं हारूंगा। क्या जरूरत पड़ रही है गांधी जी को? पट्टाभी सीतारमैया देश की राजनीति में अब से पहले कोई विशेष योगदान नहीं था, और गांधी जी उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर तुले हुए हैं। जिद पकड़ ली गांधी जी ने एक छोटे बच्चे की तरह। सुभाष चंद्र बोस जो 1 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके डिसीजन सही है, जिनको देश प्यार कर रहा है, अब बस इनको अध्यक्ष नहीं रहने देना। ठीक है, तो मैं कहता हूं ना, बहुत जगह ठीक है, जब वो असहयोग आंदोलन में शुरू करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब चोरी चोरा पर वो किसी की सलाह नहीं लेते तो गांधी जी खराब हो जाते हैं। दांडी मार्च पर जब इन अंग्रेजों के कहने से गांधी जी लंदन चले जाते हैं, दांडी मार्च शुरू करते हैं, गांधी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो आपका अंग्रेजों के बहकावे में आकर, उनको नहीं पता कि अंग्रेज बहकाएंगे, इरविन के कहने पर गोलमेज चले जाते तो ऊर्जा ही तो खत्म हुई। इतने दिन के सफर में क्या हुआ? वापस लौट के आए लंदन से, क्या मिला लंदन गोलमेज में? कुछ नहीं मिला। वापस आके कहते फिर सविनय अवज्ञा शुरू करो। आपके अपने आदर्श होने चाहिए, आपको किसी के बहकावे में थोड़ी आना है। तो गांधी जी जब आंदोलन को शुरू करते हैं तब ठीक है, लेकिन बहुत सी जगहों पर, यहां पर क्या कर रहे हैं? अब बहुत सारे लोग आपको बहकाने का प्रयास करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या देश को डुबाना चाहते थे, जो गांधी जी इनके खिलाफ हैं? क्या महात्मा गांधी ने जिन लोगों को चुना, नेहरू जी को, उनके परिवार, आप सोचे इंदिरा गांधी के द्वारा क्या देश में तानाशाही नहीं की गई? क्या तब इंदिरा गांधी जी के समय पर गर्मजोशी का शासन नहीं किया? क्या गांधी जी ने ऐसा बीज बो दिया था कि नरम ही लोग शासन करेंगे? ऐसे लोग तो तब भी शासन में आए ना, कि गांधी जी कहें कि उग्र शासन होगा, देश के लिए हितकर नहीं होगा। इन्होंने क्या देश में हत्याएं करवा दी किसी की? इसे भारत की आजादी के लिए टेक्निकल मांगे ही तो कर रहे थे सही तरीके से। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। जब कांग्रेस से हट गए तो इन्होंने अलग संगठन बनाया। अब कांग्रेस के सारे नेता इनके खिलाफ हो गए, इनकी जासूसी होने लगी। अंग्रेज सरकार इनको इस समय पर मारना चाहती थी। मारना चाहती थी, ठीक है। 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर इन्होंने चलाया, फ्री इंडिया सेंटर चलाया है। 1941 में इंडिया लीग की स्थापना इन्होंने की। ये सारे सेंटर्स भारत की आजादी के लिए सेंटर बना रहे। जर्मनी से मिल रहे हैं, जापान से मिल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम चल रहा था, 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के लोगों से जाकर मिलते हैं कि भारत की आजादी के लिए अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है, क्योंकि इनका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बस कैसे ही ब्रिटेन कमजोर हो। ब्रिटेन कमजोर होगा तो भारत पर आधिपत्य बना नहीं रख पाएगा, फिर भारत को आजाद करना होगा। मुख्य टारगेट ये था। और भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान उन 6.5 लाख शहीदों में, अगर मैं कहूं 6.5 लाख शहीदों में बहुत बड़ा योगदान है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का भी है। और देश की आजादी के पीछे उन 6.5 लाख लोगों की जान गई है बच्चे। इस देश में 6.5 लाख शहीद हुए हैं। एक एक का कण मौजूद है हमारी आजादी में। कौन कहता है कि अगर ये लोग नहीं होते तब भी हम आजाद होते? मित्र, आप पता नहीं कितने और वर्षों तक गुलामी करते। किसी ने रिटर्न में दे दिया आपको क्या कि हम आजाद हो जाते, ये नहीं होते? कौन कहता है कि तुम आजाद हो जाते? इन लोगों ने पॉलिसी बनाई है, दबाव बनाया है। अंग्रेजों ने तो तुम्हारे देश को हमेशा बांटा, हिंदू में, मुसलमान में, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से अंग्रेजों ने बांटा। ये हमारे क्रांतिकारी थे मित्र, जिन्होंने जोड़ा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1941, इंडियन लीग की स्थापना की। और फिर तुम पूछना उनसे जाके, उन पक्षधर लोगों से जो भारत के विभाजन की बात करते हैं,
भारत के विभाजन में जब गांधी जी पाकिस्तान के पक्ष में रहे कि पाकिस्तान की ये मांगे माननी चाहिए, तब आपको ये पूछना होगा उन लोगों से कि सच में जिस पाकिस्तान को जन्म दिया गया था, आज उसका कोई लाभ हुआ इस देश को? क्या आज कोई लाभ होता है? जिस चीज के तुम पक्षधर थे, और सारे लोग कहते भैया सही हुआ, इतने मुसलमान देश से अलग चले गए, नहीं तो हमारे देश में रहते। आपके देश में क्या अभी मुस्लिम नहीं है? अभी भी तो है। देश की सरकारों को ये देखना होगा कि देश किस प्रकार सही तरीके से चलेगा। बात धर्म की मित्र है ही नहीं, बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है ही नहीं। आप सोच के देखिए, क्या ऐसे मुस्लिम देश नहीं है जहां पर बहुत अच्छा शासन हो, जहां पर कठोर रूप से शासन हो? अरब का शासन आप देखिए, सऊदी अरब, नहीं है अपराध। ये तो सरकारों पर निर्भर करता है वो किस प्रकार से नियंत्रण करती हैं। बात धर्म की कभी है ही नहीं। वह